डियर स्टूडेंट, चंपारण पॉलिटेक्निक क्लासेस के ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसा कि हम लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन का एनालिसिस कर रहे थे और आज हम लोग फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग का 2021 और सेमेस्टर के अंदर पूछे गए क्वेश्चन को लेके आए हैं। ये जो क्वेश्चन पेपर है ये ग्रुप बी के छात्र फर्स्ट सेमेस्टर में एग्जामिनेशन देते हैं इसको, और ग्रुप ए के छात्र सेकेंड सेम में देते हैं। तो हम लोग को मालूम है कि ये जितने भी क्वेश्चन अभी हम लोग कर रहे हैं इस सब में 70 मार्क्स के एग्जामिनेशन होते हैं, जिसमें 20 ऑब्जेक्टिव रहते हैं एक मार्क्स के। 5 ग्रुप बी के क्वेश्चन होते हैं 4 मार्क्स के, और 5 ग्रुप सी के क्वेश्चन होते हैं 6 मार्क्स के। इस वीडियो में हम लोग पूरे ऑब्जेक्टिव का एनालिसिस, क्या आंसर होगा, कैसे होगा, क्यों होगा, ये सारे चीज को अध्ययन करेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा, ये जो क्वेश्चन है कब का है, 2021 और सेमेस्टर के अंदर पूछे गए क्वेश्चन है। फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग 5 मार्क्स 28 मार्क्स होते हैं। और अभी हम बताएं कि इसको ग्रुप ए के छात्र सेकेंड सेम में देते हैं, यानी मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल वाले सेकेंड सेम में देते हैं, और ग्रुप बी के छात्र इलेक्ट्रॉनिक्स और सिविल के स्टूडेंट इसको फर्स्ट सेम में ही देते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन है क्या, देखिए, व्हिच one of the following is used as an active device in electronic circuit, यानी निम्नलिखित में कौन ऐसा डिवाइस है जिसको एक्टिव कंपोनेंट के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। तो हम डिफिनेशन पहले पढ़ते हैं कि एक्टिव कंपोनेंट वह होता है जो सिग्नल को एम्पलीफाई करते हैं और पावर गेन देता है। पैसिव कंपोनेंट वो होता है जो सिग्नल को एम्पलीफाई नहीं करते हैं, जो पावर को क्या करते हैं, कंज्यूम या यूटिलाइज करते हैं। ट्रांसफार्मर पैसिव है, ये क्या है, पैसिव है। इलेक्ट्रिक हीटर क्या है, यूज करता है, पैसिव है। लाउड स्पीकर क्या है, पैसिव है, यह भी सिग्नल को एम्पलीफाई नहीं करता। एससीआर का मतलब होता है सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर। ये मेरा करेक्ट आंसर है। क्या फुल फॉर्म होता है, सिलिकॉन कंट्रोल्ड रेक्टिफायर। यह एक एक्टिव कंपोनेंट है। इसके अलावा कौन कौन से एक्टिव कंपोनेंट है, तो आपको ट्रांजिस्टर याद करके रखना है, वोल्टेज सोर्स याद करके रखना है, करंट सोर्स याद करके रखना है, ओपैम्प, ये सारे एक्टिव कंपोनेंट है। रेसिस्टर, कैपेसिटर, इंडक्टर, यहाँ पे आपको ट्रांसफार्मर, ये सारे पैसिव कंपोनेंट होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यानी आपको यहाँ पे केवल ऑब्जेक्टिव के आंसर ही नहीं मिलेंगे, सारे क्वेश्चन के एनालिसिस मिलेगा, क्यों होता है और इसके अलावा क्या क्या हो सकते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है, 2 वायर A and B are of the same material with length L and 12, ठीक है, have radius R and 2R respectively. What is the ratio of specific resistance? देख लीजिए, कंफ्यूजन, सीधे रेसिस्टेंस नहीं है, स्पेसिफिक रेसिस्टेंस है। याद करके रखना है कि जब भी कहानी स्पेसिफिक रेसिस्टेंस की आती है तो किसी मटेरियल के डायमेंशन पर निर्भर नहीं करता है। रो का मान किसी भी मटेरियल के डायमेंशन पर निर्भर नहीं करता है, और इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1:1। याद क्या करना है, स्पेसिफिक रेसिस्टेंस डज नॉट डिपेंड अपॉन डायमेंशन, चाहे लेंथ हो चाहे रेडियस हो, माइंड में सेट होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन है इन एन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। अब दो प्रकार के सेमीकंडक्टर आपको पढ़ाया जाता है, एक एक्सट्रिंसिक और एक इंट्रिंसिक। एक्सट्रिंसिक इम्प्योर सेमीकंडक्टर को एक्सट्रिंसिक बोला जाता है और प्योर सेमीकंडक्टर को इंट्रिंसिक बोला जाता है। और इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के अंदर जितने होल्स होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और दोनों एक दूसरे को बैलेंस करता है। देयर आर नो होल्स, ये गलत है। द नंबर ऑफ होल्स इन टू स्मॉल, ये भी गलत है। इलेक्ट्रॉन्स इन द मटेरियल आर न्यूट्रलाइज द होल्स, यानी दोनों का मान इक्वल होता है, जितना इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतना ही होल्स होंगे। ये आपके करेक्ट आंसर है, सी नंबर। क्लियर होता चले 4 नंबर क्वेश्चन। द इमीटर ऑफ ट्रांजिस्टर इज जनरली डोप्ड द हेवियर बिकॉज इट, याद होगा हम ट्रांजिस्टर बनाते थे सबसे लेफ्ट पोर्शन, यानी इसका नाम इमीटर था, ये बेस होता था और ये मेरा कलेक्टर होता था। इसमें डोपिंग ज्यादा होता था, हाइयर डोपिंग होता था। इसका डोपिंग मॉडरेट था और बीच वाला का डोपिंग बहुत लाइटली था। डोपिंग तो बोला कि इमीटर का डोपिंग क्यों ज्यादा किया जाता है? हैव टू डिस्पैच द मैक्सिमम पावर, गलत है। हैव टू सप्लाई द चार्ज कैरियर, ये करेक्ट आंसर है। यानी इसका काम होता है कि अधिक से अधिक चार्ज कैरियर को क्या कर सके, सप्लाई कर सके। तो आपका आंसर क्या है? बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ए प्रैक्टिकल करंट सोर्स इज रिप्रेजेंटेड बाय, देखिए करंट सोर्स को रिप्रेजेंट किया जाता है एक रेसिस्टेंस को पैरेलल में ऐड करके, आइडियल करंट के साथ। क्या करके? एक जो प्रैक्टिकल करंट सोर्स है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए आइडियल करंट सोर्स के पैरेलल में, समानांतर में रेसिस्टेंस ऐड करना। लेकिन यहीं पे करंट सोर्स की जगह पर क्या रहा था? वोल्टेज सोर्स। क्या रहा था? वोल्टेज सोर्स। तब क्या होता? तब सीरीज को यानी रेसिस्टेंस को हम लोग क्या चीज में ऐड करते हैं? सीरीज में। रेसिस्टेंस सीरीज विथ आइडियल वोल्टेज सोर्स। आइडियल वोल्टेज सोर्स के साथ क्या चीज में कनेक्ट करते हैं? सीरीज में। आपके ये आंसर आपके सही है इसके हिसाब से। An ideal op-amp is an ideal voltage control voltage source। याद करके क्या रखना है कि जो op-amp होते हैं आइडियल वोल्टेज कंट्रोल होते हैं और वोल्टेज सोर्स होते हैं। माइंड में सेटअप करके रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। An op-amp have become very popular because, यानी कोई op-amp बहुत पॉपुलर है, प्रसिद्ध है, क्यों? इसका मेन कारण यह है कि इसको हम एक्सटर्नली अल्टर करके बहुत तरीका से यूज कर सकते हैं। ऐड भी कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं, जोड़ भी सकते हैं, इसलिए इसको यूनिवर्सली यूज किया जाता है। माइंड में सेटअप करके रखना। द आउटपुट ऑफ एंड गेट इज हाई। हम बताए थे कि एंड गेट का आउटपुट हाई कब होता है? जब सभी इनपुट हाई होंगे। अगर कोई भी एक इनपुट रॉन्ग है इसका मतलब उसका आउटपुट लो हो जाता है। तो बोथ इनपुट अगर हाई है, बोथ या तीनों चाहे वो कितने भी इनपुट है, सभी के सभी इनपुट अगर हाई होंगे तभी आउटपुट इसका क्या होगा? हाई होगा। लेकिन यहीं पे और गेट आता तो कोई एक इनपुट हाई होता तो वह हाई हो जाता। यानी आपके करेक्ट आंसर सी है। अब देखिए इसको समझने वाला चीज है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग बुलियन अलजेब्रा रूल्स इज करेक्ट? कौन से बुलियन अलजेब्रा का रूल सही है? तो आपके ये आंसर आपके सही है। ये होता कैसे हम बता देते हैं आपको। यहाँ पे ए
प्लस ए बी है, ए बार बी है। अब देखिए ए को हम ए डॉट 1 भी लिख सकते हैं, ए बार बी भी लिख सकते हैं, किसी को दिक्कत है? ए डॉट 1 ए बार को 1 प्लस ए भी लिखा जा सकता है, या उसको रहने देते हैं। वन प्लस ए बार बी है, 1 को 1 प्लस बी प्लस ए बार बी भी लिख सकते हैं। अब यहां से ए प्लस ए बी प्लस ए बार बी, ए प्लस बी कॉमन लेते हैं, ए बार प्लस ए, इसका मान 1 होता है, इसलिए इसका आंसर ए प्लस बी। आपके करेक्ट आंसर है सी। नेक्स्ट, टू कैपेसिटर, 2 कैपेसिटर है, हैविंग सी एंड कैपेसिटेंस उसका सी है और ब्रेकडाउन वोल्टेज भी है, सीरीज में ऐड किया गया है। तो पूछ रहा है कि ब्रेकडाउन वोल्टेज और कैपेसिटेंस क्या होगा। तो याद होगा सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए 1/c वाला फॉर्मूला लगता है, 1/c प्लस 1/c 1/c इक्विवेलेंट। इसको सोल्व कीजिएगा तो 2/c यानी c इक्विवेलेंट का मान आ जाएगा c/2। ये तो हो गया। अब c/2 देखें तो 2 हो गया। तो जो वोल्टेज होते हैं v प्लस v, यानी सीरीज में दोनों वोल्टेज ऐड हो जाते हैं, तो 2v, तो 2v और c प्लस 2, कौन सा आंसर है हम लोग का? ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी आपके क्या है? करेक्ट है। गुड। क्वेश्चन नंबर हम लोग नेक्स्ट चलेंगे। 10 क्वेश्चन हम लोग सोल्व कर चुके हैं, 10 क्वेश्चन और है। मेरा प्रयास है कि आप लोग इस सेमेस्टर के एग्जामिनेशन में अच्छे से अच्छे मार्क्स प्राप्त कर सके, इसलिए हम पिछले साल के क्वेश्चन का एनालिसिस कर रहे हैं और उसके साथ उससे रिलेटेड जो भी कंसेप्ट है उसको हम लोग प्रोवाइड करा रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि इसी प्रकार का वीडियो आपको मिलते रहे हमेशा, तो मेरे साथ जुड़ने के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप संभव है तो चंपारण कोडिंग क्लासेस के अंदर आप ऑफलाइन कोर्सेस भी कर सकते हैं, या प्ले स्टोर से यानी चंपारण कोडिंग क्लासेस ऐप को डाउनलोड करके ऑनलाइन कोर्सेस का भी अध्ययन आप कर सकते हैं। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। According to Faraday's law of electromagnetic induction and EMF induced in a conductor, देखिए फैराडे साहब बोले थे कि जब किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जो मैग्नेटिक फ्लक्स डेवलप होते हैं उसको कोई कंडक्टर कट करता है, फ्लक्स को क्या करता है? कट करता है, तो उसके अंदर ईएमएफ इंड्यूस होता है। अब देखिए इसमें क्या है, बोला कि ईएमएफ इंड्यूस कब होगा? जब कट इन द मैग्नेटिक फ्लक्स, व्हेनेवर जब ये कंडक्टर क्या करेगा? मैग्नेटिक फ्लक्स को कट करेगा। इसलिए मेरा आंसर नंबर सी मेरा क्या है? करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब हम किसी कॉपर कंडक्टर को किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर हम क्या करेंगे? जब किसी कॉपर के कंडक्टर को हम लोग मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव कराते हैं तो एक वोल्टेज विल बी इंड्यूस, करंट इंड्यूस नहीं करता, क्या डेवलप करता है? वोल्टेज। यहाँ पे पॉइंट आंसर। द एरिया ऑफ हिस्टैरिसीस लूप इज मेजर्ड। याद होगा हिस्टैरिसीस लूप जब हम बीएस कर्व डेवलप कर रहे थे, एक बना हुआ था, और हिस्टैरिसीस लूप का जो एरिया होता है वह एनर्जी लॉस पर साइकिल को दिखाता है कि कितना लॉस मेरा एनर्जी का हो रहा है एक साइकिल मैग्नेटाइजेशन में। यानी आपके हिसाब से और मेरे हिसाब से कुछ ऑप्शन नंबर डी इसका क्या है? करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द आरएमएस वैल्यू ऑफ साइन वेव इज 100 एम्पियर। यानी
आपको आरएमएस वैल्यू दिया है, आई आरएमएस बराबर 100 एम्पियर दिया है। आपसे पूछ रहा है पीक वैल्यू, तो याद होगा आई आरएमएस इक्वल टू 0.707 IM होता था पीक वैल्यू का। अब हमको IM निकालना है, तो IM बराबर IRMS बटा 0.707, ये 100 बटा 0.707। इसको सोल्व कीजिएगा, लगभग 141 एम्पियर आपके करेक्ट आंसर हो जाएंगे। डन है? किसी को तकलीफ है यहां तक? नेक्स्ट, पावर फैक्टर ऑफ द फ्लोइंग सर्किट विल बी 0। तो आपको याद होना चाहिए कि प्योरी रेसिस्टिव जो सर्किट होते हैं उसके अंदर पावर फैक्टर का मान 0 होता है। प्योरी रेसिस्टिव सर्किट का पावर फैक्टर हमेशा क्या होता है? 0 होता है। आपके करेक्ट आंसर ये हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, द करेंट थ्रू ए सीरीज RLC सर्किट अंडर रिजोनेंट कंडीशन विल बी। देखिए, अगर ऐसी सर्किट होता है तो उसमें I का मान होता है V बटा Z, जिसको इम्पीडेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इम्पीडेंस। लेकिन अंडर रिजोनेंस कंडीशन एक ऐसा सिचुएशन है जिस समय Z का मान मिनिमम होना चाहिए। तो Z का मान R के मान XC XL के मान पर निर्भर करता है, और Z का जो मिनिमम मान होता है R के मान के बराबर होता है, यानी I बराबर V बटा R इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपके क्या है? सही है। क्वेश्चन नंबर 17, the primary and secondary winding of power transformer always have common magnetic circuit। कोई भी ट्रांसफार्मर है तो उसके जो मैग्नेटिक सर्किट है अगर कॉमन होंगे तभी जाकर पावर का यानी कोई भी वोल्टेज इनपुट से आउटपुट में जा सकता है, पावर का ट्रांसमिशन होगा। अगर अलग अलग मैग्नेटिक सर्किट होगा तो क्या फ्लो करेगा? नहीं। हमेशा सर्किट क्या होना चाहिए भाई? कॉमन होना चाहिए। अब देखिए, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इफ रेटेड डीसी वोल्टेज इज अप्लाइड इन इंस्टेड ऑफ एसी टू द प्राइमरी ऑफ ट्रांसफार्मर। अगर ट्रांसफार्मर के डीसी सप्लाई किया जाए, यानी एसी के जगह पर डीसी सप्लाई किया जाए तो क्या होगा भाई? कोई भी पावर सेकेंडरी वाइंडिंग में नहीं मिलेगा। याद लीजिएगा, अगर आप एसी के जगह पर डीसी सप्लाई कीजिएगा कोई भी पावर नहीं मिलेगा। कहने का मतलब ट्रांसफार्मर ओनली एप्लीकेबल फॉर एसी सर्किट। 19 नंबर क्वेश्चन, इन ऑटो ट्रांसफार्मर इज प्रीफर्ड ओवर एन ऑर्डिनरी टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर ड्यू टू। ऑटो ट्रांसफार्मर एक सिंगल वाइंडिंग ट्रांसफार्मर था जिसका यूज याद कीजिएगा, हम बताए थे कि अगर हमको वोल्टेज रेशियो यानी 1-2 ट्रांसफार्मर रेशियो का मान 1 या 2 प्राप्त करना होता है तब यूज करते हैं। इसमें टैब यूज किया जाता है, एडजस्टेबल होता है। यही हुआ कि इसमें अगर काफी जो आपको ट्रांसफार्मर रेशियो चाहिए 1 के बराबर चाहिए तो फालतू के कॉपर काहे बर्बाद करेंगे। और मेरा करेक्ट नंबर सी। मेरा लास्ट क्वेश्चन है 20 नंबर, ये 3 फेज सिंक्रोनस मोटर है। देखिए यहाँ पे सिंक्रोनस मोटर पूछा है, आपसे इंडक्शन मोटर भी पूछा जा सकता है। तो बोला है कि एक 3 फेज के सिंक्रोनस मोटर के पास स्टार्टिंग टॉर्क 0 होता है, नो स्टार्टिंग टॉर्क होता है। क्या होता है? नो स्टार्टिंग टॉर्क। आपके ऑप्शन नंबर बी सही है। लेकिन यहीं पे इंडक्शन मोटर होता, क्या रहते हैं? इंडक्शन मोटर होता तो हाई हो जाता। क्या हो जाता? हाई स्टार्टिंग टॉर्क। माइंड में सेट होना चाहिए। सिंक्रोनस मोटर है तो नो स्टार्टिंग टॉर्क या 0 स्टार्टिंग टॉर्क, लेकिन यही क्या रहते हैं?
इंडक्शन मोटर होता तो हाई स्टार्टिंग टॉर्क। अभी हम लोग 2021 और सेमेस्टर के अंदर पूछे गए क्वेश्चन के एनालिसिस कर रहे थे। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इवेंट सेमेस्टर में पूछे गए क्वेश्चन के एनालिसिस करेंगे। फिर हम लोग आगे चलते रहेंगे, जितने भी क्वेश्चन एग्जामिनेशन होते जाएंगे सारे के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का हम लोग एनालिसिस करते चलेंगे। मिलते हैं हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप चाहते हैं कि आपको इस प्रकार का सपोर्ट मिलता रहे तो हमसे जुड़े रहिए। धन्यवाद।